हेलो एवरीवन, दिस इज प्रकृति तिवारी। तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर 11 वर्क पावर एंड एनर्जी का वन शॉट। तो चलिए फटाफट इस चैप्टर को जल्दी से वन शॉट में एंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल से वर्क को समझते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पे बॉक्स बनाया, ठीक। अब इस पर अगर हम फोर्स लगाएं, मैंने एक बॉक्स बनाया और मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, तो जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉक्स डिस्प्लेस होगा, भाई कोई डिस्टेंस चलेगा। मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लूँ। अब मैंने इस बॉक्स पे फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेस होके इतनी डिस्टेंस चला, मान लिया ये x मीटर चला। अब ये बॉक्स डिस्प्लेस होके कितना चला, x मीटर। तो यही हो गया हमारा वर्क। ये बॉक्स ने हमारा क्या किया, वर्क। चलिए डेफिनेशन समझते हैं। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे एंड ऑब्जेक्ट शोज डिस्प्लेसमेंट, और वो डिस्प्लेसमेंट शो करता है। क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे इस वाले बॉक्स ने इतनी डिस्प्लेसमेंट शो की है, द फोर्स हैज़ अ डन वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट, तब हम कहेंगे जो फोर्स ने कार्य किया है वो होगा हमारा वर्क। तो जो फोर्स वर्क करेगा इस ऑब्जेक्ट में वही हो जाएगा हमारा वर्क। और यहीं से हमारा वर्क डन का फॉर्मूला निकल के आता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। जहाँ पे हमारा वर्क डन होता है उसको हम लोग W से डिनोट करते हैं और फोर्स को F से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट करते हैं। अब हम लोग ये भी कह सकते हैं वर्क डन की डेफिनेशन से, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वर्क डन। नीचे लिखा वी डिफाइन अ वर्क टू इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। वर्क हैज़ अ ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, वर्क के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। अब आगे है कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। हम लोग पिछले मोशन वाले चैप्टर में पढ़ के ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसे हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। यूनिट ऑफ वर्क इज अ न्यूटन मीटर। अब इसी तरह हमारी वर्क की यूनिट क्या आ जाती है, न्यूटन मीटर और जूल। अब हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन इसको फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। अब यहीं पे हम इसको कह सकते हैं न्यूटन मीटर, या इसको हम डिनोट कर सकते हैं जूल से। तो वर्क डन की जो यूनिट आती है, चाहे हम उसको बोले न्यूटन मीटर या तो उसको हम बोल सकते हैं जूल। अब होता है इसी में क्वेश्चन आता है जो बहुत बार पूछा जाता है, डिफाइन वन जूल। अब वन जूल हम किसे बोलेंगे, अब उसको भी आपको समझाता हूँ। अब वन जूल इज इक्वल टू होता है हमारा न्यूटन मीटर के, किसके, 1 न्यूटन मीटर के। अब मैं आपको इसको ईजिएस्ट वे में समझाता हूँ। अब 1 न्यूटन का फोर्स लगे किसी ऑब्जेक्ट पे और वो डिस्प्लेस हो केवल 1 मीटर, तब हम बोलेंगे 1 जूल का हमारा वर्क हुआ। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगे और वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो, जो हमारा वर्क होगा वो 1 जूल के इक्वल होगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक छोटू मोटू सा न्यूमेरिकल जो बहुत ही ईजी है। अब सपोज 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे 7 न्यूटन का फोर्स लगा, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, भाई इस पर फोर्स लगा तो ये डिस्प्लेस हुआ, वही डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, 8 मीटर का। इन अ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में रहेगा। लेट अस टेक द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन इन द केस। अब यहाँ पे डन लिखा है तो यहाँ पे वर्क हो जाएगा, यहाँ पे वर्क भी आप लिख लीजिएगा। हमें इसमें वर्क ही फाइंड करना है, हमें इसमें वर्क ही फाइंड करना। अब हमें W इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अब हमें फोर्स कितना दे रखा है, 7 न्यूटन का। भाई हमें फोर्स कितना गिवन है, 7 न्यूटन का। तो फोर्स हो गया हमारा 7 न्यूटन, इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 8 मीटर का। अब हमें अगर इनको सिंपल से मल्टीप्लाई तो 7 8 जा कितना होता है, 56। तो हमारा आ गया 56 न्यूटन मीटर। अब हम लोग अभी पिछली स्लाइड में हम लोग ने पढ़ा कि वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, चाहे हम उसे न्यूटन मीटर लिखें। अब यहाँ पे छोड़ दोगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर, या तो हम इसे 56 जूल भी लिख सकते हो। तो हमारा फाइनल आ जाएगा 56 जूल। ये हो गया हमारे इस छोटू से क्वेश्चन का आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सिंपल से हमें इसमें फोर्स दे रखा था और डिस्प्लेसमेंट दे रखा, तो हम लोग ने ईजीएस्ट कैलकुलेशन में इसमें सब वर्क डन कैलकुलेट कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे एनर्जी की। अभी तक हम लोग ने वर्क पढ़ लिया कि वर्क क्या होता है। किसी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाते हैं और वो अपनी पोजीशन चेंज करे और डिस्प्लेस हो, तो हम कहेंगे इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, वर्क। और वर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, या इसको हम लोग जूल से डिनोट करते हैं। और वर्क डन के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो हम इसे स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनर्जी क्या होता है। तो एनर्जी होता है कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। अब हम आपको बताएं कि एनर्जी किसे बोलेंगे, किसी कार्य करने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं एनर्जी।
जैसे मैं कहूँ कि मैं 50 पुशअप लगा सकता हूँ, तो ये मेरी एनर्जी, मेरी क्षमता कि मैं एक बार में 50 पुशअप कर सकता हूँ। अब मैं 50 पुशअप लगा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। तो एनर्जी क्या हुई, किसी कार्य करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं। मतलब किसी कार्य, जो बॉडी है, जो कितनी कैपेसिटी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी। यहाँ पे एक वर्ड है कैपेसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम बोलते हैं एनर्जी। अब एनर्जी की भी यूनिट होती है जूल। एनर्जी की भी जो हमारी यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। एनर्जी की भी जो हमारी यूनिट होती है वो होती है जूल। और 1 किलो जूल हमारे इक्वल होता है 1000 जूल के। 1 किलो जूल इक्वल होता है 1000 जूल के। अब कुछ यहाँ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दे रखे, देयर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी। अब जो ये हमारी दो एनर्जी दे रखी हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन्हें हम मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। अब आगे चल के हम लोग कई साउंड वाले चैप्टर में ये जो बाकी की जो एनर्जी दे रखी है इसको हम लोग रीड करेंगे। चैप्टर में हमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी किसे कहेंगे। काइनेटिक एनर्जी आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बॉल है, ये बॉल है। अब बॉल के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, मैं फोर्स, अब जब मैंने फोर्स लगाया तो डिस्प्लेस होगी। अब ये धीरे धीरे स्लोप से मैं यहाँ पे अब ये लुढ़कते हुए इधर आई। अब जब बॉल हमारी मोशन में आएगी तो जो एनर्जी होगी बॉल के पास, जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। जो बॉल के पास एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। यही काइनेटिक एनर्जी की हमारे ऊपर डेफिनेशन लिखी, क्या लिखे, एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जो एनर्जी लगे मोशन में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बोलेंगे। अब इसमें ये भी लिखा है जैसे बॉल की स्पीड बढ़ेगी वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। यही लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद द स्पीड। तो जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़े या वेलोसिटी बढ़े वैसे वैसे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यहाँ ऊपर लिखा भी है कि काइनेटिक एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास है, मतलब उसका मास होगा, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो पता ही होगी, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जब कोई बॉडी मोशन में हो और जो एनर्जी वो पॉजेस करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। और इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हमने काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशंस और उसका फॉर्मूला देख लिया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे उसका कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में हम लोग को उसका फॉर्मूला है वो डिराइव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने एक बॉक्स कंसीडर किया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंसीडर हम लोग ने किया है जिसका मास m है, तो उस पर फोर्स क्या लग रहा है, F। अब जब इस पे फोर्स लगाए तो ये डिस्प्लेस होके यहाँ पे गया है, मतलब इतनी जगह पे वो शिफ्ट हुआ है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u और फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, और यहाँ पे s हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो चलिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या थी, v² माइनस का u² इज इक्वल टू 2as। अब हम लोग इस इक्वेशन की मदद से एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो v² माइनस का u², अब ये 2a इधर मल्टीप्लाई में तो इधर यहाँ इसमें आ जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू s। अब यहाँ से हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन फर्स्ट निकालेंगे। अच्छा, जब इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है और इसका मास m है, s है, तो इस पे वर्क होगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है w इज इक्वल टू f इंटू में s। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क इज इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, अब यहाँ s की वैल्यू हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। यहाँ पे हम लिख देंगे v² माइनस का u² अपॉन में 2a। ये हो गया हम लोग का। नो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ से हम लोगों ने s की वैल्यू। अब यहाँ से एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा w इज इक्वल टू m इंटू में v² माइनस u² अपॉन में 2। तो बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ पे हम लिख लीजिए दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। या फिर हम लोग इसको वर्क और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन भी बोलते हैं कि वर्क हमारा किसके इक्वल आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी के। अच्छा, जब मैंने इस बॉक्स पर फोर्स लगाया और इसका जिसका मास m है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी भाई, 0 होगी।
फाइनल तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ u इज इक्वल टू 0, हमने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी रख दी, 0, तो w इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर, अभी तो पूरा 0 हो गया, आगे अपॉन में 2, और यहाँ पे मैं 2 को बाहर निकालूंगा, मतलब 1/2 mv स्क्वायर। यही हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, यही हमारा किसका फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट। फिर से देखिए, हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जिसपे फोर्स F लग रहा है, जिसका मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और ये डिस्प्लेस होकर कुछ डिस्टेंस से गया जिसका डिस्प्लेसमेंट s है, उसकी फाइनल वेलोसिटी v है। तो हाफ mv स्क्वायर प्रूव करना था, तो हम लोग ने लिखा फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, भाई मोशन की थर्ड इक्वेशन कहते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, हम लोग s की वैल्यू निकालेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग ने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, भाई 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड में, यहाँ से हम लोग ने s की वैल्यू निकाली। भाई जिसमें फोर्स लगा, ठीक, और कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसमें क्या हुआ, वर्क हुआ। भाई वर्क की डेफिनेशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फॉर्मूला लगाया W इज इक्वल टू F इनटू में S। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे मैंने लिख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन। अब डिस्प्ले S की वैल्यू मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में निकालेंगे, तो लिख दिया v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2। अब यहाँ a के से a के दोनों आंसर कैंसिल हो गए, यहाँ पे लिख दिया। अब W इज इक्वल टू क्या है, v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2, इसी को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, या काइनेटिक एनर्जी हमारी किसके इक्वल हो जाती है, वर्क के। अब यहाँ पे बॉक्स पर फोर्स लगा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 की, फाइनल कांस्टेंट वैल्यू होगी ही, तो इनिशियल वेलोसिटी लिख दिया इफ u इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इफ इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, देन w इज इक्वल टू मास इनटू, अब यहाँ पे 0 हो गया तो v स्क्वायर अपॉन में 2 बचा। अब यहाँ पे 2 मैंने बाहर निकाले, हाफ हो गया mv स्क्वायर, ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन और शेप। अब किसी बॉडी के पोजीशन में या तो चेंज हो या तो उसके शेप में चेंज हो, तो जब जो एनर्जी होगी तो उसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको एक एग्जांपल से समझ लो, जैसे एक हमारा सरफेस है और ये मैंने एक अलमीरा बना दिया, ठीक। अब ये अलमीरा के ऊपर ये बॉल रखी है, ठीक। अब बॉल को डिस्टेंस पे है कि नहीं है, भाई कुछ हाइट पे है कि नहीं। अब जो बॉल की जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप लोग ने स्प्रिंग देखा होगा, ये जैसे स्प्रिंग बना, अब जितना हम लोग इसको स्ट्रेचेबल करेंगे, पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, तब जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसे बोलेंगे, कोई भी बॉडी या तो अपनी पोजीशन चेंज करे या उसमें शेप में जो चेंज हो, तब जो एनर्जी होगी उसको हम लोग कौन सी एनर्जी बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ mv स्क्वायर, इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। कौन सा फॉर्मूला होता है इसका, mgh, जहाँ पे m हमारा होता है मास, जी होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट होता है हमारा हाइट। तो अब यहाँ पे जैसे बॉल का मास भी होगा, ठीक, ये कुछ हाइट पे है और इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट हो रही है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने बॉडी को कंसीडर किया जिसका नेम है ए, और यहाँ पे इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, और इसमें हम लोग ने सरफेस पे रखा होगा, ठीक। मतलब फिर से आप समझ लीजिए कि हम लोग ने बॉडी को कंसीडर किया जिसका नेम है ए, इसमें अर्थ सरफेस पे हम लोग ने रखा हुआ है, इसमें फोर्स क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, और यहाँ पे जो फोर्स हमारा लगेगा ज़्यादा लगेगा, लेकिन नीचे की तरफ लगेगा। अब हम लोग ने इसी ऑब्जेक्ट को, मतलब ए को कुछ हाइट पर रख दिया है बी पे, मतलब इसी ऑब्जेक्ट ए को प्लेस कर दिया कुछ हाइट पर बी पे। अब यहाँ पे जो भी हमारा फोर्स लगेगा, नीचे ज़्यादा लग रहा था तो ऊपर हमारा क्या लगेगा, कम लगेगा, और जो भी लगेगा वो ग्रेविटी के अगेंस्ट लगेगा। अब जो हमारा वर्क होगा, चलिए उसको कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। और हम लोग ने ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ा है कि फोर्स हमारे किसके इक्वल होता है, वेट के। तो हम यहाँ से लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, भाई mg के माइनस इनटू ग्रेविटी। अब यहाँ जो हमारा s होगा वो क्या होगा, h होगा, s हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, h के, s हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, h के। तो चलिए अब इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ w वर्क हुआ हमारा, फोर्स कीजिए हम क्या लिखेंगे, mg, और जो हमारा s किसमें बदल गया, h में, तो हो गया हमारा mg। अब यही हमारा वर्क किसके इक्वल आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी, mgh। ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। फिर से समझिए, हम लोग ने एक बॉडी को कंसीडर किया ए, जिसमें फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, उसको मतलब अर्थ सरफेस में पुट कर दिया, जिसमें फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, जिसका वेट कितना है, mg लगा। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ने एक हाइट पर प्लेस कर दिया बी पे। अब यहाँ पे नीचे फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो ऊपर लगेगा कम, लेकिन ग्रेविटी के तुलना में, भाई तो अब जो इसका वर्क होगा हम लोग ने कैलकुलेट किया, वर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट।
भाई अब फोर्स ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा फोर्स हमारे किसके इक्वल होता है, वेट के, तो इसमें क्या मतलब mg मतलब mg है, और s हमारा क्या किस में बदल गया, s में मतलब हाइट हो गई। वहां हम लोग ने रख दिया कि पुट इन इक्वेशन वाज f की जगह हमने यहाँ mg रख दिया, g पे हमने h रख दिया, तो जो हमारा वर्क का फॉर्मूला आ गया mgh, और वही हमारा वर्क किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल, इससे आपको पोटेंशियल एनर्जी और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे दो पाथ रखे हैं, ठीक, एक ऑब्जेक्ट ये रखा है, ये नीचे ऑब्जेक्ट रखा है ए, दूसरा ऊपर ऑब्जेक्ट है बी। अब ये सीधा रास्ता दे रखा है, पाथ 1 है और इतनी हाइट है। सेम इसी डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट दूसरा भी ए है बी है, बस यहाँ पे पाथ चेंज है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि पाथ 1 की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी पाथ 2 की, आप बताइए। भाई यहाँ पे सेम हमारा एक ऑब्जेक्ट ए है बी है, इसका पाथ पूरा स्ट्रेट है। दूसरा है हमारा एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा भी हमारा बी है, और पाथ हमारा थोड़ा सा कर्व है दे रखा है, थोड़ा सा क्या कहते हैं डिस्टेंस दे रखा है। अब इसकी भी हाइट इतनी है, तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी होगी। चलिए मैं बताता हूँ। हमेशा याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा mgh, जहाँ m होता है हमारा मास, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h होती है हमारी हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिपेंड करता है मास पे और हमारी हाइट पे। पोटेंशियल एनर्जी हमारा डिपेंड किस पे करता है, ऑब्जेक्ट के मास पे और उसकी हाइट पे। अच्छा, अब दोनों केसों में हमारी हाइट सेम है ना, तो दोनों केसों में हमारी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 की और बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 की। मतलब दोनों डी है, ये डी है, ठीक, ये 1 है और ये हमारा 2 है। अब इस केस में किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी बताइए, 1 वाले की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी कि 2 वाले की एनर्जी होगी। तो इसमें आपको बताऊँ पोटेंशियल एनर्जी इसमें ज़्यादा होगी 1 की, क्योंकि 1 की डिस्टेंस ज़्यादा है, 2 की कम होगी। लेकिन हमारे इस वाले एग्जांपल में पोटेंशियल एनर्जी सेम थी, क्योंकि दोनों की हाइट सेम थी। और इस वाले जो नीचे अभी मैंने एग्जांपल लिया है, इन दोनों केसों में 1 की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी 2 के कंपैरिजन में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बहुत सिंपल सा है, जैसे 3 में पढ़ के आओगे एटम वाले में, उसमें क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें भी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम one form to another form. The total energy before after transformation always remains constant. अब इसका मीन्स क्या हुआ कि एनर्जी ना ही कभी क्रिएट की जा सकती है, ना ही कभी हम लोग इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये केवल ट्रांसफ़र होती है वन बॉडी से दूसरी बॉडी में। और ट्रांसफॉर्मेशन के पहले एनर्जी जो हमारी होती है वो हमारी होती है कांस्टेंट। अब जैसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ के आए हैं, और कौन सी एनर्जी पढ़ के आए, काइनेटिक एनर्जी, सम आता है वो भी हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ये केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और टोटल एनर्जी जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के पहले हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जिसमें मैं आपको लिख के भी बता दूं, जो हमारा mgh होगा और हमारी दूसरी क्या होती है हाफ mv², ये दोनों का जो सम आएगा वो होगा हमारा कांस्टेंट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पार पे। तो अब हमारे अब तक हम लोग ने 2 टॉपिक पढ़ लिए। हम लोग ने सबसे पहले वर्क पढ़ लिया और उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ लिया, एनर्जी। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, फिर से मैं हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ। वर्क हम लोग ने क्या पढ़ा भाई, वर्क क्या था, वर्क था मैं हल्का सा बता दूँ, वर्क था फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। भाई वर्क था, वर्क क्या था, W = क्या था, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट था, ठीक। उसके बाद हम लोग ने वर्क की यूनिट क्या पढ़ी, वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, और 1 जूल क्या होता है, जब 1 न्यूटन का फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितने का हो, 1 ही मीटर का हो, तो हम लोग कहेंगे 1 जूल का हमारा वर्क हो। फिर एनर्जी क्या थी, एनर्जी हम लोग ने पढ़ा भाई, एनर्जी क्या है, कैपेबिलिटी टू अ बॉडी टू डू वर्क, किसी बॉडी को कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। और एनर्जी की भी यूनिट हमारी कितनी थी, जूल थी। उसके बाद हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब बॉडी हमारी मोशन में होगी तो जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ mv²। उसके बाद हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन देखी थी। उसके बाद हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा, ताकि जब हमारी बॉडी चेंज हो उसकी पोजीशन में, जब हमारी बॉडी चेंज हो उसकी पोजीशन में और उसके शेप में, तो जब जो एनर्जी होगी तब उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था mgh। क्या पढ़ा था, mgh। उसके बाद हम लोग ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता था कि ना ही एनर्जी क्रिएट की जा सकती है, ना ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी केवल ट्रांसफर होती है वन बॉडी से दूसरी बॉडी में, और ट्रांसफॉर्मेशन के पहले जो एनर्जी होगी, मतलब जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी प्लस जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो होगी हमारी कांस्टेंट। तो इतना हम लोग ने पढ़ लिया।
ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे पावर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे पावर के बारे में। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड अ पावर, मतलब किसी कार्य को करने में जितना समय लगा वो हमारा हो गया पावर। इसमें और डेफिनेशन लिखी, द रेट ऑफ डूइंग अ वर्क और द रेट एट विच एनर्जी ट्रांसफर, मतलब जितना वर्क, जितने समय में हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो गई या जितने समय में हमने कार्य किया वही हमारा क्या हो गया? पावर। भाई पावर का इसी तरह फॉर्मूला क्या आ गया? वर्क डन अपॉन में टाइम, जहाँ पावर हमारा P है और वर्क डन हमारा W है और टाइम हमारा क्या है? वर्क डन की हम लोग ने एक यूनिट क्या पढ़ी थी भाई? जूल। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर सेकंड। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जानी चाहिए? जूल पर। वर्क डन की एक और यूनिट पढ़ी थी न्यूटन मीटर। इसी तरह वॉट। इसी तरह एक और क्वेश्चन आता है कि 1 वॉट किसे बोलेंगे, 1 वॉट किसे बोलेंगे? तो ये भी बहुत ईजी है। जैसे उसमें क्वेश्चन आया था 1 जूल किसे बोलेंगे, तो 1 वॉट भी हमारा ईजी है। जब हमारा 1 जूल का वर्क हो 1 सेकंड में, तो हम बोलेंगे जो हमारा पावर लगा वो किसके इक्वल होगा? 1 वॉट के। फिर से सुनिए, जब हमारा 1 जूल का वर्क होगा 1 सेकंड में, उसी को हम लोग बोलेंगे 1 वॉट। करेंगे हम लोग एवरेज पावर। अब एवरेज पावर भी बहुत ईजी है। अब जैसे पावर क्या था कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड अ पावर, तो एवरेज पावर हमारा क्या होगा? दैट ऑफ टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब टोटल वर्क डन हम लोग कवर कर लें टोटल टाइम में, उसी को हम लोग बोल देंगे एवरेज पावर। क्या बोलेंगे? एवरेज पावर। अब नोट लिखा है, द रिलेशन बिटवीन वॉट एंड हॉर्स पावर कैन बी गिवन एज, कि हमारा 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वॉट के। किसके? हमारा 1 हॉर्स पावर, मतलब 1 हॉर्स पावर हमारा इक्वल होता है 746, मतलब 746 वॉट के। तो अब हमारा चैप्टर हो गया एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये रहा मेरा चैनल प्रखर तिवारी नेम से, इसमें ओनली फॉर 129 सब्सक्राइबर्स हैं। तो गाइस इस आज आपका होमवर्क है इसमें 150 सब्सक्राइबर करना, और इसमें टोटल लाइक्स मैं दे रहा हूँ 50 लाइक्स का। तो आपको होमवर्क जरूर कंप्लीट करना है। क्या करना है कि इस वीक तक आपको 150 सब्सक्राइबर करने और 50 लाइक का टारगेट है कि इसमें शाम तक ये वीडियो में 50 लाइक हो जाने चाहिए। आशा है कि आप लोग जरूर इस मेरी ख्वाहिश को पूरी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो 1 शॉट की, तो इसी तरह मैं एक और वीडियो लाऊंगा और चैप्टर्स की। अगर मिलते हैं अगली वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।